अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का सेकंड लास्ट लेक्चर डिस्कस करना है। आज हमने बात करनी है आरएनए पे। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है उन्हें हम किसका नाम देते हैं? आरएनए। उन्हें आरएनए कहा जाता है, उन्हें आरएनए का नाम दिया जाता है। आरएनए क्या है, इसके बारे में पिछले वाले लेक्चर में जहाँ पे डीएनए और आरएनए के कंपैरिजन की बात की थी वहाँ हमने डिटेल में बात की है। ठीक है, इसकी केमिकल नेचर को हमने डिटेल में पढ़ा है, लेकिन फिर भी कुछ जो है आरएनए की टाइप्स को हमने डिटेल में आज वाले लेक्चर में देखना है। तो सबसे पहले आरएनए की डेफिनेशन क्या है? ये है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये किससे बने होते हैं? ये राइबो न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। तो अगर देखा जाए आरएनए को, तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जैसे मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, ये आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। ये आरएनए की स्ट्रक्चर है। हाँ, बाज रीजन में ये आपको जो है सेकेंडरी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इसकी नजर आती है। ये देखें, ये है सिंगल स्टैंडर्ड है, यही रैप होती है यहाँ पे इस तरह की फॉर्म में। ठीक है, तो तब जो है, क्योंकि ये तब ऐसा होगा जब इनके आमने सामने जो है वो बेसेस आएंगी, वो कम्प्लीमेंट्री बेसेस आएंगी, तो ये इस तरह की फॉर्म में आपको ये नजर आता है। ये इस तरह नजर आए तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आ जाती है। सेकेंडरी डबल स्टैंडर्ड ये हमारे पास क्या आ जाती है? स्ट्रक्चर आ जाती है। सेकेंडरी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ये हमारे पास। हाँ, ये आपको इस तरह की फॉर्म में कभी भी नजर नहीं आता है। ये ऐसे, ये इस तरह डुप्लेक्सी फॉर्म में, डबल हेलिकल की फॉर्म में। ये स्ट्रक्चर किसकी है? सिर्फ ये इस तरह की फॉर्म में जो है वो क्या नजर आता है आपको? डीएनए नजर आता है। ये डीएनए इस तरह की फॉर्म में पाया जाता है। हम इनकी क्लासेस की बात करें तो आरएनए की 3 मेजर क्लासेस हमारे पास आ जाती है। एक हमारे पास है जी राइबोसोमल आरएनए, दूसरा मैसेंजर आरएनए, तीसरा जो है वो क्या आ जाता है? ट्रांसफर आरएनए आ जाता है। हमने एक एक को जो है वो क्या करना है? डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास है जी मैसेंजर आरएनए। देखिए, टॉपिक का नाम है रोल इन टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए का रोल क्या है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स है, हमने इस पे बात करनी है। सबसे पहले है हमारे पास मैसेंजर आरएनए। अच्छा जी, मैसेंजर आरएनए, ये आपको ये मैसेंजर आरएनए नजर आ रहा है। ये एक मैसेंजर आरएनए बनाया, ये मैंने दूसरा मैसेंजर आरएनए बनाया, ये मैंने तीसरा मैसेंजर आरएनए बनाया। ये देखें, हर एक मैसेंजर आरएनए की एक तो ये सिंगल स्टैंडर्ड आपको नजर आ रहा है, और दूसरा इनकी लेंथ जो नजर आ रही है वो वेरिएबल होती है। अब अगली बात कि इनकी लेंथ क्यों वेरिएबल है, किस चीज पे डिपेंड करती है? इनकी लेंथ दो चीजों पे डिपेंड करती है। कि भाई एक चीज किस पे डिपेंड करेगी? साइज ऑफ जीन। अगर जीन का साइज कम है तो लेंथ इसकी कम होगी। अगर जीन का लेंथ जो है वो ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसकी जो लेंथ होगी वो क्या नजर आएगी? आपको ज्यादा नजर आएगी। तो पहला क्या है? साइज ऑफ द जीन, कि जीन का साइज कितना है, कम है या थोड़ा है, या ज्यादा है। थोड़ा है तो लेंथ थोड़ी होगी, ज्यादा है तो आपको लेंथ भी क्या नजर आएगी? ज्यादा नजर आएगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट किस पे डिपेंड करती है? ये कौन सी प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, प्रोटीन फॉर विच इट टेकिंग मैसेज, प्रोटीन फॉर विच इट टेकिंग मैसेज कि ये किस तरह की प्रोटीन की इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है। अब देखिए, प्रोटीन किससे बनी होती है? अमाइनो एसिड से। तो हर एक प्रोटीन के अपने अमाइनो एसिड होते हैं। जैसे इंसुलिन की बात करें 51 अमाइनो एसिड है। जैसे पीछे पढ़ाया था, हीमोग्लोबिन की बात करें 574 अमाइनो एसिड है। तो आप कहेंगे अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि इंसुलिन के लिए जो इन्फॉर्मेशन होगी वो थोड़ी होगी, और हीमोग्लोबिन के लिए जो इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो उस हिसाब से जो है इनकी लेंथ भी क्या करती है? वेरी करती है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना है। ये मैसेंजर आरएनए ये किससे बना? न्यूक्लियोटाइड से बना है। ये देखिए, मैंने यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूँ। इसके अंदर देखिए ये ए है, ये आपको दूसरा क्या नजर आ रहा है? यू नजर आ रहा है। ये देखिए ये जी नजर आ रहा है। मैंने यहाँ पे 3 एक बना दी। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड, एक अमाइनो एसिड, 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन रखती है। 3 न्यूक्लियोटाइड क्या रखती है? एक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन रखती है। और इन 3 न्यूक्लियोटाइड को क्या नाम दिया जाता है? इनको 3 न्यूक्लियोटाइड को नाम दिया जाता है जेनेटिक कोड, यानी कोडान भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? जेनेटिक कोड, यानी कोडान का नाम भी दिया जाता है, कोडान भी लिखा जाता है। व्हाट आर कोडान? कोडान क्या होते हैं? ये ट्रिपलेट्स ऑफ
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सॉरी, अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये 3 जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है, ये क्या चीज आ जाती है, ये जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड को कैसे डिफाइन करेंगे? जेनेटिक कोड की डेफिनेशन क्या है? ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देख लें, 3 न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या बनाती हैं? एक जेनेटिक कोडान बनाती है, और वो एक जेनेटिक कोडान एक अमीनो एसिड की क्या रखता है? इंफॉर्मेशन रखता है। तो मैं आपसे कहता हूं कि जी हमारे पास एक प्रोटीन है, मैं एग्जांपल देता हूं, आप इसका आंसर बताएंगे। हमारे पास एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन के अंदर जो है 100 अमीनो एसिड है। तो इसकी इंफॉर्मेशन कितनी जो है आपके पास आपको मिलेगी? किसके अंदर? जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए है, उसमें कितनी न्यूक्लियोटाइड आपको नजर आएंगी, उसमें कितनी न्यूक्लियोटाइड होंगी? तो आप कहेंगे सर आपने भी जो बात बताई थी कि अगर 3 न्यूक्लियोटाइड जो है एक अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या होंगी? 300 क्या होंगी? न्यूक्लियोटाइड होंगी, जो कितने अमीनो एसिड, कितनी प्रोटीन के लिए होंगी? एक प्रोटीन के लिए, जिसके अंदर कितने अमीनो एसिड होंगे? 100 अमीनो एसिड आपको नजर आएंगे। यही पॉइंट पहली 4-5 लाइनों के अंदर यही पॉइंट लिखे हुए हैं। हमारे पास जितना भी आरएनए है, उस टोटल आरएनए को देखा जाए तो जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए होता है, इट इज अबाउट 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए। ये कितना होता है? इट इज अबाउट 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए। टोटल आरएनए का जो हमारे पास हिस्सा होता है, उसमें से अगर देखा जाए सिर्फ 3 से 4% हिस्सा किसका होता है? मैसेंजर आरएनए का होता है। इस मैसेंजर आरएनए का नाम से जाहिर है इसका काम क्या होता है। ये देखें, ये हमारे पास सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के पास यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? डीएनए नजर आ रहा है। ये डीएनए है। तो ये डीएनए कभी भी सेल से बाहर नहीं जाता है। तो डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में भेजता है? ये इसे मैसेंजर आर, देख लें, इसे किस फॉर्म में? इसे मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में जो है वो क्या करेगा? सेल से बाहर भेजेगा, जहां पे ये जाके राइबोसोम के साथ मिलके क्या बनाएंगे? प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस के प्रोसेस को, डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते। और आरएनए से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को किसका नाम दिया जाता है? उसे ट्रांसलेशन का नाम दिया जाता है, उसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट अकर इन द न्यूक्लियस, वेयर एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन अकर इन द, कहाँ होती है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये क्या होता है? ये सारे का सारा काम होता है। तो ये पहली टाइप हमारे पास आ जाती है, जो हमारे पास कौन सी है? दैट इज अ मैसेंजर आरएनए। बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, मैंने आपको समझा दिया। इसमें से आपको जो है ऑब्जेक्टिव आते भी हैं, आप लोगों ने इसको अच्छे से याद रखना। जैसे मैंने एक कोड बनाया था AUG, ये AUG स्टार्ट कोडान है, याद रख लें, स्टार्ट कोडान है। ये कोडिंग करता है एक अमीनो एसिड के लिए जिसका नाम है मिथियोनिन। क्या नाम है? मिथियोनिन हमारे पास आ जाता है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है राइबोसोमल आरएनए, जिसे आरएनए भी कहा जाता है। आपने पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर के अंदर राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम की बात करें, 2 चीजों से बने होते हैं, ये आरएनए से बने होते हैं, और ये किससे बने होते हैं? ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोमल आरएनए इज ट्रांसक्राइब बाय द जीन प्रेजेंट इन सेवरल। अब राइबोसोमल आरएनए कौन बनाता है? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि सर आरएनए सारे का सारा जो है किससे बनता है? डीएनए से बनता है, यही बात लिखी हुई है। तो इसको कौन ट्रांसक्राइब करता है? जो जीन्स आपको कहाँ नजर आते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर नजर आते हैं, वो इसको क्या करते हैं? ट्रांसक्राइब करते हैं। अच्छा जी, आपकी अगली बात, सर इसे जैसे हमने कहा था मैसेंजर आरएनए को मैसेंजर आरएनए इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मैसेज को लेके आता है। तो वाई राइबोसोमल आरएनए इज नाउन एज राइबोसोमल आरएनए? क्योंकि ये आपको ज्यादातर राइबोसोम का हिस्सा नजर आते हैं, ये राइबोसोम के पार्ट नजर आते हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? राइबोसोमल आरएनए रखा गया। द आरएनए इज पैक्ड विद इन अ वैरायटीज ऑफ द प्रोटीन्स। आपको पता है आरएनए जो है मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन के अंदर पैक होते हैं विद इन अ राइबोसोमल सब यूनिट। जैसे हम अगर बात करें तो हमारे पास जो राइबोसोमल सब यूनिट है, जैसे ये लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब राइबोसोमल सब यूनिट है, तो इनके अंदर आपको क्या नजर आएंगे? आरएनए नजर आते हैं। और उन आरएनए को किसका नाम दिया गया? उन आरएनए को, क्योंकि राइबोसोम के अंदर होते हैं, तो आरएनए को किसका नाम दिया गया? राइबोसोमल आरएनए का नाम दिया गया, उन्हें राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। अब अगली बात, ये भी तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, बेस सीक्वेंस इनमें भी होती है, और इनकी बेस सीक्वेंस जो है वो सिमिलर होती है। चाहे बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया से लेके हायर प्लांट्स, एनिमल्स के अंदर देखा जाए तो इनमें जो बेस सीक्वेंस है या जो आपको न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस नजर आता है, वो क्या नजर आता है? सिमिलर नजर आता है। और ये पास पेपर का ऑब्जेक्टिव भी है, सबसे बड़ा आरएनए कौन सा होता है?
अगर साइज की बात करें, साइज की बात कर रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, तो साइज की बात कर रहा हूं, ये इट इज द लार्जेस्ट आरएनए बाय साइज, ये साइज में सबसे बड़ा आरएनए यही होता है। और टोटल आरएनए को देखा जाए, उनमें से भी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन की बात करें तो 80% ऑफ द टोटल आरएनए जो सेल के अंदर आपको नजर आता है वो कोई और नहीं बल्कि क्या नजर आता है आपको, राइबोसोमल आरएनए नजर आता है। साइज में भी बड़ा है, कंसंट्रेशन में भी जो है ये क्या होता है, सबसे ज्यादा आपको नजर आता है, यही सबसे ज्यादा होता है। अभी पढ़ा है, इट इज अ पार्ट ऑफ राइबोसोम वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस, जहां प्रोटीन बनती है वहां पे ये आपको नजर आते हैं। इन अदर वर्ड हम ये बात कह सकते हैं, आरएनए प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करते हैं, ये प्लेटफॉर्म, रास्ता प्रोवाइड करते हैं कि प्रोटीन की क्या हो सके, सिंथेसिस हो सके। किसकी बात कर रहा है, ये राइबोसोमल आरएनए की बात कर रहा है। राइबोसोमल आरएनए प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या आ जाते हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, यही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अगला है जो तीसरी टाइप हमारे पास है, दैट इज अ ट्रांसफर आरएनए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे छोटा आरएनए होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। आपने पढ़ा जो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए हैं वो सबसे बड़े होते हैं, और आपने पढ़ा जो ट्रांसफर आरएनए हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे पास जो है सबसे छोटे होते हैं। और ये सेल का ऑलमोस्ट 15 से 20% जो है वो डिफरेंट बुक के अंदर डिफरेंट वैल्यूज लिखी हुई है, ये 15 से 20% जो है वो क्या बनाते हैं, बाज बुक के अंदर 15 से 17% भी, बाज बुक के अंदर 15 से 18, तो एवरेज देखा जाए 15 से 20% जो है ये टोटल आरएनए जो होता है वो कौन सा होता है, वो ट्रांसफर आरएनए। क्योंकि 3 to 4% हमारे पास मैसेंजर आरएनए होता है, 80% आ जाता है कौन सा जो है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए, और 15 से 18 या 20% के आसपास हमारे पास कौन सा होता है, ये ट्रांसफर आरएनए होता है। ये सबसे छोटा है, तो ये बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड, 75 से लेकर 90 न्यूक्लियोटाइड होती है, किसके अंदर आपको एक ट्रांसफर आरएनए के नजर आती है। ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कुछ रीजन के अंदर ये आपको डिप्लेक्स स्ट्रक्चर नजर आती है इसकी। मैं यहाँ इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आगे भी दिखाऊंगा आपको, मैं भी एक रफ सी स्ट्रक्चर यहाँ बनाता हूँ। ये इसकी स्ट्रक्चर आपको इस तरह की फॉर्म में नजर आती है जिस तरह मैं बना रहा हूं, ये इस तरह की फॉर्म में आपको इसकी स्ट्रक्चर नजर आती है, ठीक है, इस तरह की फॉर्म में आपको इसकी स्ट्रक्चर नजर आती है, ये ऐसे देख लें, ये इस तरह की फॉर्म में। तो आप देखें कि होता ये भी क्या है हमारे पास, कहता है ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, लेकिन बाज रीजन में आपको ये डुप्लेक्स नजर आता है, ये कंप्लीमेंट्री जहां बेसिस होंगी वहां पे देखें, यहाँ पे ये आपको डुप्लेक्स फॉर्म में नजर आ रहा है, मतलब किस जो अपनी बेसिस होंगी उन जो कंप्लीमेंट्री बेसिस होंगी उनकी वजह से जो है इस फॉर्म में आपको ये क्या होता है, ये नजर आता है। इसकी ये मैंने जो डायग्राम बनाई है दैट इज अ 2 डायमेंशनल डायग्राम। ये इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, फ्लैट क्लोवर लीफ शेप इसकी आपको नजर आती है, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, फ्लैट क्लोवर लीफ शेप होती है, ठीक है। जो लौंग होती है ना, लौंग के जो पत्ते होते हैं उसकी तरह आपने देखा होगा, इस तरह के पत्ते होते हैं इसके, ठीक है। तो उस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो इसीलिए इसकी शेप के बारे में कहा जाता है कि क्या है, फ्लैट क्लोवर लीफ शेप हमारे पास आ जाती है। अच्छा जी, ये इसका देखें, दिस इज अ 3' एंड, ये 3' एंड है, ये इसका 5' एंड आ जाता है। तो आपको जैसे मैंने आरएनए हम बात की है, ये देखिए ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, तो ये क्या है इसका 3' to 5', यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, ये 3' to 5' जो है वो क्या होता है, ये अरेंज होता है इस तरह की फॉर्म में, ये आपको अरेंज नजर आता है। मैं आपको एक इसकी डायग्राम भी दिखा देता हूँ, ये देखें आपको इसकी जो है वो क्या नजर आ रही है, डायग्राम नजर आ रही है, ये कहाँ से ये 3' से, ये 3' से 5' की तरफ जो है ना, यहाँ से स्टार्ट करें, ये 3' से 5' की तरफ जो है ये क्या होता है, ये अरेंज हुआ होता है। देख लें आपको जगह जगह पे मैंने यहाँ पे ये बेसिस एक दूसरे के साथ बाइंडिंग बनाती हुई नजर आ रही है, ये बाइंडिंग कुछ और नहीं बल्कि आपको क्या नजर आ रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नजर आती है। अच्छा जी पुत्र, अगला पॉइंट कि जो इसकी 5' एंड होती है ना, दैट एंड एट जी, ये कहाँ खत्म होती है, जी पे खत्म होती है। अगली लाइन में लिखेगा कि इसका जो 5' एंड होता है ये जी पे खत्म होता है, और इसका जो 3' एंड होता है ना, वो उसमें आपको 3 जी के सामने क्या होता है, सी ना, सी सी ए, टर्मिनेट एट, नीचे से ऊपर की तरफ रीड करना है आपने, सी सी ए, क्या है, सी सी ए, इस तरह जो है ये क्या होता है, ये
आके जो है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। मैं दोबारा लाइनों पे जाता हूँ, फिर आपको डायग्राम दोबारा समझाऊंगा। ये पॉइंट लिखा हुआ इसलिए कहता है कि जी इट्स 5 प्राइम एंड ऑलवेज टर्मिनेट इन गोवानिन बेसिस। देख ले 5 प्राइम एंड कहां खत्म हो रहा है, गोवानिन बेसिस पे, while 3 prime end always terminate with the base sequence of CCA। देख लें CCA पे जो है वो क्या होता है, वो खत्म होता है। द अमाइनो एसिड टाइड टू ट्रांसफर आरएनए। अब यहाँ जो 3 प्राइम एंड है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आके किस चीज की अटैचमेंट होती है, अमाइनो एसिड की। यहाँ पे किस चीज की अटैचमेंट होती है, अमाइनो एसिड की जो है वो क्या होती है, अटैचमेंट होती है। तो ये वाला रीजन सब में कॉमन है, ये वाला जिसमें मैंने हाथ रखा हुआ है 5 प्राइम और 3 प्राइम जिस पे हमने बात कर दी है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे आपको सब रीजन में न्यूक्लियोटाइड नजर आएंगे। तो सब रीजन में जो न्यूक्लियोटाइड होती हैं वो वेरिएबल क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड आपको यहाँ पे नजर आती है, मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड आपको नजर आती है। अच्छा जी, जो हमारे पास ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए कंटेन 3 लूप्स। इसमें 3 लूप्स नजर आती हैं, 1 2 और ये 3, इसमें आपको क्या नजर आती है, 3 लूप्स नजर आती हैं। ये जो नीचे वाली लूप है, दिस लूप इज नाउन एज, इसको हम मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड पे करके, इसे क्या कहा जाता है, मिडल लूप। ये क्या है, मिडल लूप आ जाती है, दिस इज अ मिडल लूप, ये मिडल लूप है। और मिडल लूप 7 न्यूक्लियोटाइड से जो है वो क्या होता है, ये बना हुआ होता है। यहाँ आपको 7 जो है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस या बेसिस नजर आती हैं। यहाँ 7 बेसिस होती हैं, 7 बेसिस। और उन 7 में से, ये कितनी है, 7 है। उन 7 में से जो दरमियान वाली 3 होंगी, कोई भी मैं लिख देता हूँ, यू ए लिख दिया, वो हमेशा क्या बनाएंगी, वो एंटीकोडान। क्या बनाएंगी, एंटीकोडान। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो कह रहा है कि जो मिडल लूप है ना, उसमें 7 बेसिस आपको नजर आएंगी, 7 में से दरमियान वाली 3 बेसिस हमेशा क्या बनाएंगी, एंटीकोडान बनाएंगी। हमेशा क्या बनाएंगी, एंटीकोडान बनाएंगी। ये एंटीकोडान कौन सा रीजन होता है, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है ये। आपको अभी मैंने मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडान पढ़े थे ना, तो उन कोडान के साथ जाके जो है ये क्या होते हैं, ये देखिए दिस इज अ मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए है। इसके साथ जाके किसकी अटैचमेंट होती है, यहाँ पे जो है ये क्या होते हैं, कोडान जो है होते हैं। तो एंटीकोडान जो है क्या करेगा, इसके साथ जाके, मैसेंजर आरएनए के पास क्या चीज है, कोडान होते हैं, और कोडान के साथ जो है किसकी अटैचमेंट होनी है, एंटीकोडान की जो है वो क्या होनी है, अटैचमेंट होनी है, ये अटैचमेंट होगी यहाँ पे। अच्छा जी, और ये आपको इस तरफ वाली जो लूप नजर आ रही है, दिस लूप इज नाउन एज डी लूप। ये हमारे पास कौन सी लूप है, ये डी लूप आ जाती है। ये क्या करती है, रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक प्लेस ऑन द राइबोसोम फॉर बाइंडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक प्लेस ऑन द, किसके ऊपर, राइबोसोम। ठीक है, फारदा किसके लिए, बाइंडिंग के लिए। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, इसने किस जगह पे जाके बाइंड करना है, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करता है, ये पहचानता है, इसको पता होता है किस जगह जाके बाइंड करना है। वो किसको पता होगा, डी लूप को पता होगा। रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक प्लेस ऑन द राइबोसोम ड्यूरिंग बाइंडिंग। जब इसने बाइंड करना होता है राइबोसोम के साथ जाके, तो इसने रिकॉग्नाइज करना होता है, पहचानना होता है कि भाई ये वाली जगह है, इस जगह जाके क्या करना है, बाइंड करना है। और उसके बाद ये वाली जो लूप होती है, दिस लूप इज नाउन एज थीटा लूप। ये इधर वाली लूप, ये दिस इज अ थीटा लूप, ये थीटा लूप हमारे पास आ जाती है। अब थीटा लूप का काम क्या होता है, ये जो है ये काम क्या करता है, सॉरी ये चीज पॉइंट जरा इसको देख लें। ये जो थीटा लूप होता है, ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक प्लेस। इसको ठीक कर लें, ठीक है। ये जो थीटा लूप होता है, ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक प्लेस ऑन द राइबोसोम। इसको ठीक कर ले, स्पेसिफिक प्लेस ऑन द राइबोसोम। डी लूप क्या करता है, ये क्या, रिकॉग्नाइज द एक्टिवेशन एंजाइम, रिकॉग्नाइज द एक्टिवेशन एंजाइम। देखिए ये काम करने के लिए एंजाइम चाहिए, ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइज करेगा उन एंजाइम को जो एक्टिवेट हो चुके हुए हैं, उनको ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करता है, फिर ये सारे का सारा काम करवाता है। थीटा लूप का काम होता है कि वो रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक प्लेस ऑन द राइबोसोम, ये राइबोसोम के ऊपर जो है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी टेक्निकल पॉइंट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी एग्जाम में आई हुई थी कि आपने जो है ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है। अच्छा जी, ये टेस्ट का क्वेश्चन भी है। देयर इज एटलीस्ट वन ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल फॉर ईच ऑफ द 20 अमीनो एसिड। हमने पीछे पढ़ा था ना, एक प्रोटीन के अंदर कम से कम 20 अमीनो एसिड होते हैं। ये 20 अमीनो एसिड के बगैर प्रोटीन नहीं बनती है। हर अमीनो एसिड के लिए एक खास किस्म का ट्रांसफर आरएनए होता है। तो खास किस्म के अमीनो एसिड कितने हैं, 20। तो खास किस्म के ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल कितने चाहिए होंगे,
वो आपको कम से कम जो है वो कितने चाहिए होंगे, 20 चाहिए होंगे। देख ले फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांसफर आरएनए है ना, ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ जो अमीनो एसिड लगा, मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ ग्लाइसिन लगा हुआ है, तो ये सिर्फ ग्लाइसिन की ही ट्रांसपोर्टेशन करेगा। एलेनिन के लिए अलग होगा, ठीक है, थ्रीओनिन के लिए अलग होगा, समझ रहे हो आप, स्पार्टिक एसिड के लिए अलग होगा, हर एक के लिए। तो यही पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। और हम अभी तक कितने जो है ट्रांसफर आरएनए आइडेंटिफाई कर चुके हैं, 60 ट्रांसफर आरएनए हैज बीन आइडेंटिफाइड। अभी तक हम तमाम ऑर्गेनिज्म से 65 ट्रांसफर आरएनए आइडेंटिफाई कर चुके हैं। हाउएवर ह्यूमन सेल कंटेन, जो ह्यूमन सेल से हम डिस्कवर कर चुके हैं वो कितने, वो 45 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल एक ह्यूमन सेल से जो है हमने क्या किए हैं, अभी तक आइसोलेट किए हैं। ईच ट्रांसपोर्ट, मैंने कहा था ये नहीं है कि होंगे हमारी बॉडी में सिर्फ 20 ही। देखिए एक लाइन पढ़ाई थी, देयर आर 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हैज बीन फाउंड इन अ सेल एंड टिश्यू। 170 किस्म के अमाइनो एसिड एक सेल और टिश्यू के अंदर जो है वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है उन अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ट्रांसफर आरएनए चाहिए। हमने आइडेंटिफाई कितने किए, 61। ह्यूमन सेल में कितने होते हैं, 45। और ये 45 का काम क्या होता है, एक खास किस्म के अमाइनो एसिड को क्या करना, इनमें से 20 जो है वो 20 अमाइनो एसिड जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल की बात की थी उनकी ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे होते हैं। तो ईच ट्रांसपोर्ट अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द सरफेस ऑफ राइबोसोम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे होते हैं। दिस इज अ स्ट्रक्चर विच वी ऑलरेडी डिस्कस, हमने बात कर दी है। ये लीफ क्लोवर शेप आपको नजर आ भी रही है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था इसमें कितनी लोब्स होती हैं। हाँ क्या काम है, ये लूप्स क्या काम करती हैं, हाँ ये देख लें जी। इसमें ये जो एक ट्रांसफर आरएनए बनाया हुआ है, क्लोवर लीफ शेप है इसकी, इसमें 5 प्राइम एंड पे आपको जी नजर आ रहा है, 3 प्राइम एंड पे आपको CCA नजर आ रहा है। और ये देखें बाद रीजन में आपको ये कम्प्लीमेंट्री जहाँ पे बेसिस होंगी वहां पे ये डबल स्टैंडर्ड की फॉर्म में जो है ये नजर आता है। दिस इज अ मैसेंजर आरएनए, तो इसके ऊपर क्या होते हैं, मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडान होते हैं, तो इसकी मिडिल लूप पे आपको क्या नजर आते हैं, एंटीकोडान नजर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हाँ आपकी बुक का एक साइड ब्लॉक है, स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप इज यूज टू सी एन एटम ऑन द सॉलिड सरफेस। दिस इज वन ऑफ द सॉलिड सरफेस। इसमें आपको यहाँ पे एटम्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं। ये किसकी मदद से हमने देखे हैं, ये स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से हमने इसको देखा है। साइड ब्लॉक में लिखता है को relate the scanning tuning microscope as a latest advancement for seeing the atom of the DNA, कि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये लेटेस्ट टेक्निक है जिसकी मदद से हम DNA के जो एटम्स हैं उनको देख सकते हैं। द स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड इन 1980s, ये 1980 में डिस्कवर हुई थी। इट कैन अलाउ साइंटिस्ट टू व्यू एटम ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। ये क्या करती है, साइंटिस्ट इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि सॉलिड की सरफेस के ऊपर जो एटम्स हैं उनको देखने का ये काम आती है। It is a very powerful tool that can be used to resolve feature less than a nanometer। ये नैनोमीटर से कम वाले जो साइज है उसको भी ये क्या करता है, ये रिजॉल्व करके उसकी रेजोल्यूशन को बढ़ा के जो है ये क्या करता है, आपको दिखाता है। द माइक्रोस्कोप इन्वेंटर्स गैरेड बिनिंग्स एंड हेनरिच रोरर वर अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1986। इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था, 1986 के अंदर। और इसी तरह कह रहा है जी एक ग्रुप है ये सीमन ग्रुप्स वर्क ऑन द डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी। ये किसके ऊपर काम कर रहा है, ये डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। किसी मदद से, इसी की मदद से दे कंस्ट्रक्टेड मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। इन्होंने ही जो है वो क्या बनाया है, जो डीएनए किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। इसी सीमंस ग्रुप ने इसी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके क्या किया था, बनाया था। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके बाद जो है एक टॉपिक, छोटे दो टॉपिक है, सेंट्रल डॉगमा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।